हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल सेमेस्टर 6 की यूनिट 4 के बारे में। ठीक है ना। यानी कि इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भूगोल सेमेस्टर 6 की जो ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल है उसकी यूनिट 4 के बारे में। ठीक है ना, जिसका नाम है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ठीक है। इसके बाद में जो यूनिट है, आपके 5वीं यूनिट है, उसमें आपके रिपोर्ट बनेगी, जो कि हम प्रैक्टिकल फाइल में ना बनाकर उसको अलग से पेजेज में बनाएंगे। ठीक है ना, अलग से फाइल बनाएंगे उसके यूनिट 5 की। ठीक है, तो इसमें केवल आपकी 4 यूनिट में ही आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। 5वीं यूनिट को हम अलग से सर्वे करके जो पेपर्स हैं अलग से उसमें बनाएंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुदूर संवेदन का अर्थ बताइए। इसका आंसर है सुदूर संवेदन का शाब्दिक अर्थ दूर से सूचना प्राप्त करना है, अर्थात किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उसके बारे में सूचना प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए। आंसर है इसका फ्लॉयड एफ साबिन्स के अनुसार सुदूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उसके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा व रेडियो तरंगों को प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सुदूर संवेदन तकनीक का किन किन विधियों में प्रयोग किया जा रहा है। इसका आंसर है सुदूर संवेदन तकनीक का प्रयोग विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के सर्वेक्षण, उनके प्रबंधन, उनके मूल्यांकन, मानचित्रण आदि हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुदूर संवेदन के महत्व को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है वर्तमान में सुदूर संवेदन का न केवल सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक आपदाओं आदि के अध्ययन, प्रबंधन, मूल्यांकन में महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों की खोज तथा मॉनिटरिंग में भी सहायक हो रहा है। इसके माध्यम से प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक भूदृश्यावली में घटित होने वाले परिवर्तनों का बहुत जल्दी अवलोकन कर सकते हैं। सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, सुदूर संवेदन के प्रमुख चरणों के बारे में बताइए। आंसर है इसका पहला चरण, सुदूर संवेदन की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है। यह ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। यह विकिरण तरंगों के रूप में होता है। दूसरा, संवेदकों द्वारा विभिन्न धरातलीय तथ्यों से निश्चित विद्युत संकेतक प्राप्त किए जाते हैं। इसके संग्रहण का यह प्रकार आंकिक होता है। तीसरा, संवेदकों से ये संकेतक आंकिक रूप में भू केंद्रों को भेजे जाते हैं तथा वहां कंप्यूटर के माध्यम से उनका अध्ययन, विश्लेषण और मानचित्रण किया जाता है। संवेदन प्रक्रिया के लिए अंतरिक्ष में स्थित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। इसके लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुदूर संवेदन के लाभों पर प्रकाश डालिए। आंसर है लाभ पहला, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के भंडार एवं उपलब्धता की जानकारी। दूसरा, जल संसाधनों का ज्ञान। तीसरा, वन एवं मृदा संसाधनों का ज्ञान। चौथा, नगरीय भू उपयोग के स्वरूप का ज्ञान। पांचवा, कृषि भूमि उपयोग का ज्ञान, भूमि के स्वरूप का ज्ञान। छठा, आपदा प्रबंधन में सहायक मौसम का पूर्वानुमान। सातवां, पर्यावरण संरक्षण में सहायक। आठवां, विकास योजनाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सुदूर संवेदन से प्राप्त आंकड़ों का किसमें उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है सुदूर संवेदन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग पर्यावरण, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, भू उपयोग, वन संपदा, हिमावरण, हिमनदों की स्थिति, कृषि उत्पाद संबंधी पूर्वानुमान, समुद्र तटीय स्थिति, अकाल, बाढ़ आदि की स्थिति एवं प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन, विश्लेषण और मानचित्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सुदूर संवेदन तकनीक के इतिहास के बारे में लिखिए। इसका आंसर है भारत में सुदूर संवेदन तकनीक का इतिहास। प्रारंभिक चरण, पहला प्रारंभिक चरण 1960 का दशक। इस समय भारत में सुदूर संवेदन का उपयोग हवाई फोटोग्राफी से प्रारंभ हुआ। इसका उपयोग भूमि उपयोग, वन सर्वेक्षण तथा भू वैज्ञानिक अध्ययनों में किया गया। नंबर 2, उपग्रह युग की शुरुआत
1970 का दशक। वर्ष 1972 में अमेरिका के नासा द्वारा लैंडसैट पस्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद भारत ने उपग्रह चित्रों का उपयोग शुरू किया। वर्ष 1975 में भारत ने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA की स्थापना की, जो आज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के नाम से जाना जाता है। तीसरा, भारतीय उपग्रह कार्यक्रम 1980 का दशक। वर्ष 1988 में भारत ने अपना पहला सुदूर संवेदन उपग्रह IRS पस्ट A प्रक्षेपित किया। इसके बाद IRS पस्ट B, IRS पस्ट C, IRS पस्ट D जैसे अनेक उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए। नंबर 4, आधुनिक विकास। 1990 के बाद उच्च विभेदन वाले उपग्रह जैसे कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, RI सेट तथा ओशन सेट का विकास किया गया। इनका उपयोग कृषि, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा में किया जा रहा है। वर्तमान में भारत विश्व के अग्रणी सुदूर संवेदन कार्यक्रमों वाले देशों में शामिल है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC सुदूर संवेदन तकनीक के विकास एवं उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के स्वरूप का सचित्र वर्णन कीजिए। आंसर, ऐसा वृहद स्पेक्ट्रम जिसके अंतर्गत कॉस्मिक किरणों से लेकर रेडियो तरंगों के सभी तरंग दैर्ध्य विद्यमान होते हैं, उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब सूर्य प्रकाश पर एक प्रिज्म से गुजरता है तो क्रमशः क्रमशः 7 रंग जैसे कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल यानी कि विबग्योर दिखाई देते हैं। अतः इसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के बैगनी रंग की सबसे छोटी तथा लाल रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम के नीचे और ऊपर अत्यधिक विस्तृत स्वरूप में फैला हुआ होता है, जो सामान्यतः हमें दिखाई नहीं देता। इसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंगनी रंग के नीचे छोटी तरंगदैर्घ्य वाला भाग पराबैंगनी स्पेक्ट्रम तथा लाल रंग के ऊपर बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसका जो चित्र है वो ड्राइंग शीट पर बनाना है आपको, और चित्र ये है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और स्क्रीनशॉट नहीं लो तो आपकी फाइल में भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, ठीक है। जो डिस्टेंस रहेगी इनके बीच में जो लाइनें खींची हुई है वो इक्वल रखना आप लोग, ठीक है। चलो बना लेना डायग्राम अच्छे से, ठीक है। पूरी शीट पर कवर करना है इसको बढ़िया, बीच में मिड में बड़ा वाला बनाना बढ़िया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। आंसर, सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म। सुदूर संवेदन में प्लेटफॉर्म शब्द का प्रयोग किसी ऐसे स्थिर अथवा गतिमान आधार, उपकरण या वाहन के लिए होता है जिस पर कैमरा आदि किसी संवेदक को रखकर या कसकर प्रयोग में लाते हैं। इसी दृष्टि से लकड़ी अथवा लोहे से निर्मित सामान्य कैमरा स्टैंड से लेकर सुदूर संवेदन में प्रयोग किए जाने वाले सभी गुब्बारों, हेलीकॉप्टरों, वायुयानों, रॉकेटों तथा अंतरिक्ष विमानों या अंतरिक्ष यानों को सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्मों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भू आधारित प्लेटफॉर्म, दूसरा वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म, तीसरा अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म। प्रथम वर्ग में कैमरे के त्रिपाद स्टैंड व रडार स्टैंड को, द्वितीय वर्ग में गुब्बारों, हेलीकॉप्टरों तथा वायुयानों को तथा तृतीय वर्ग में रॉकेटों, अंतरिक्षयानों व कृत्रिम उपग्रहों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, गुब्बारे। गुब्बारे 3 तरह के होते हैं: स्वतंत्र गुब्बारे, डोरी से बंधे गुब्बारे और शक्ति युक्त गुब्बारे। 2 वायुयानों, हेलीकॉप्टर। 3 रॉकेट। 4 कृत्रिम उपग्रह। ये 2 तरह के होते हैं: भूतुल्यकालिक उपग्रह जिनकी ऊंचाई 36,000 से 40,000 किलोमीटर की होती है, और दूसरा सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, इनकी ऊंचाई 700 से 900 किलोमीटर के लगभग होती है। क्वेश्चन नंबर 11, GIS का पूर्ण रूप लिखिए। इसका आंसर है GIS का पूर्ण रूप, GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे इसको भौगोलिक सूचना तंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, GIS से क्या आशय है। इसका आंसर है धरातल की वास्तविकता संबंधी विभिन्न सूचनाओं का एकत्रण, उनके भंडारण, विश्लेषण, मानचित्रण आदि की तकनीक को भौगोलिक सूचना तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से किसी भी धरातलीय क्षेत्र के किसी तथ्य अथवा संपूर्ण तथ्यों के बारे में बहुत शीघ्र जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, GIS को परिभाषित कीजिए। आंसर है इसका स्टीफन्स के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के संदर्भ में प्रयोग किए गए निवेश व प्रदर्शन के अन्य रूपों के उपतंत्रों सहित विभिन्न प्रकार के भौगोलिक
आंकड़ों के विश्लेषण एवं हेरफेर के आंकिक तंत्र को जीआईएस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जीआईएस का महत्व समझाइए। आंसर है इसका जीआईएस का महत्व, पहला है सटीक निर्णय लेने में सहायता। जीआईएस विभिन्न प्रकार के स्थानिक आंकड़ों का विश्लेषण करके सही और वैज्ञानिक निर्णय लेने में मदद करता है। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। जल, वन, भूमि तथा खनिज संसाधनों के संरक्षण और उचित उपयोग में जीआईएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3, शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन। शहरों में सड़क, आवास, जल निकासी, बिजली तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना बनाने में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि विकास। फसल की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई व्यवस्था तथा उत्पादन क्षमता का विश्लेषण करके कृषि को अधिक लाभदायक बनाया जाता है। 5, आपदा प्रबंधन में जीआईएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6, पर्यावरण संरक्षण में जीआईएस बहुत उपयोगी है। 7, परिवहन व यातायात में उपयोगी है। 8, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे रोगों के प्रसार का अध्ययन, अस्पतालों का चयन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना बनाने में उपयोगी है। 9, रक्षा एवं सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सैन्य रणनीति तथा संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी में उपयोगी है। 10, शिक्षा एवं अनुसंधान, भूगोल, पर्यावरण, भूविज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन एवं शोध कार्यों में जीआईएस एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 15, भौगोलिक सूचना तंत्र में कंप्यूटर के उपयोग पर प्रकाश डालिए। आंसर है भौगोलिक सूचना तंत्र में कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग, पहला है डेटा संग्रह, दूसरा डेटा भंडारण, तीसरा डेटा संपादन, चौथा डेटा विश्लेषण, पांचवा डिजिटल मानचित्र निर्माण, छठा डेटा का दृश्य प्रदर्शन, सातवां रिपोर्ट एवं प्रिंटिंग, आठवां निर्णय निर्माण में सहायता। ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र में कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक आंकड़ों का संग्रह, भंडारण, संपादन, विश्लेषण तथा प्रदर्शन किया जाता है। आधुनिक जीआईएस पूरी तरह कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो जटिल भौगोलिक समस्याओं का समाधान सरल और वैज्ञानिक ढंग से करती है। भारत में भौगोलिक सूचना तंत्र के उपयोग पर प्रकाश डालिए। भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग शासन प्रशासन को आधुनिक बनाने, बुनियादी ढांचे के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ भारत सरकार और निजी क्षेत्र जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर जीआईएस का लाभ उठा रहे हैं। भारत में जीआईएस का उपयोग निम्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहला है स्मार्ट सिटी और शहरी विकास, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, ट्रैफिक प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम और कचरा निपटान की लाइव निगरानी के लिए। अमृत योजना, शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने, संपत्तियों की मैपिंग और झुग्गी झोपड़ियों के विकास के लिए। दूसरा कृषि और ग्रामीण विकास, जैसे कि पीएम फसल बीमा योजना है, तो उसमें फसलों के नुकसान का सटीक आकलन करने और किसानों के दावों के त्वरित निपटान के लिए। स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की मैपिंग से भूमि विवाद में कमी आई है। तीसरा आपदा प्रबंधन, यानी कि ईश्वर की भूमिका है इसमें, ओडिशा मॉडल है। पर्यावरण और जल, चौथा पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन, नमामि गंगे परियोजना है, जल जीवन मिशन है। पांचवा बुनियादी ढांचा और परिवहन, पीएम शक्ति गति नेशनल मास्टर प्लान, फास्टैग और हाईवे। छठा रक्षा और सुरक्षा, सीमा निगरानी, क्राइम मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 17, भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ क्या हैं? आंसर है भौगोलिक सूचना तंत्र एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो स्थानिक डेटा को एकत्रित, प्रबंधित, विश्लेषण और मानचित्रित करती है। यह सटीक डेटा संचालित निर्णय, बेहतर संसाधन प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और स्थानिक योजना के माध्यम से शहरी विकास, कृषि और पर्यावरण संरक्षण में अत्यधिक प्रभावी है। इसके प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, दूसरा स्थानिक योजना और विकास, तीसरा विजुअलाइजेशन और मानचित्रण, चौथा प्रबंधन और उत्पादकता, पांचवा आपदा और जोखिम प्रबंधन, छठा संसाधन प्रबंधन, सातवां लागत और समय की बचत, आठवां बेहतर संचार, नौवां प्रभावी योजना, दसवां कुशल डिजाइन, ग्यारहवां बेहतर सूचना प्रबंधन, बारहवां सार्वजनिक परिवहन का अनुकूलन और तेरहवां परिसंपत्ति प्रबंधन। ये यूनिट 4 यहीं पर आपकी समाप्त होती है। यूनिट 5 को हम अलग से पेजेज में बनाएंगे, फाइल में अपन उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसकी अलग से फाइल बनेगी, अलग से रिपोर्ट बनेगी और उसके अलग से ही मार्क्स हैं आपके। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ आप अपनी ये फाइल की जो 4 यूनिट हैं वो कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद, क्योंकि चारों ही वीडियो मैंने आपको यहाँ उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हालांकि इस वीडियो में मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 15 मिनट में मुझे ये वीडियो समाप्त करना था, इसलिए। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको आवाज़ सुने तो स्पीड कम करके देख सकते हैं, और अगर आपको केवल लिखना है तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, स्पीड कम करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो रिपोर्ट भी बनाएंगे अपन। हो सकता है रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा मैं आपको यहीं पर। वैसे अलग अलग कॉलेज की वहाँ के जो क्लास टीचर हैं
सब्जेक्ट टीचर हैं वो अलग अलग रिपोर्ट बनवाएंगे, तो वो रिपोर्ट सभी के लिए उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि सब कॉलेज में अलग अलग रिपोर्ट बनेगी, अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्ट बनेगी, अलग अलग जगहों की रिपोर्ट बनेगी। इसलिए आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उसमें थोड़ा सा जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। इस साल का नाम चेंज कर सकते हैं, कॉलेज का नाम चेंज कर सकते हैं, जो आपके गाइड हैं गाइड का नाम चेंज कर सकते हैं, जिन्होंने आपके सर्वे को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनके नाम आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप लगभग लगभग सेम रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी दिक्कत है कि किसी जगह पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा और किसी जगह पर पर्यावरणीय समस्या पर सर्वेक्षण करवाया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टॉपिक लिया है और किस में सर्वे करवाया है। फिर भी वो रिपोर्ट आपके लिए एक गाइडलाइन की तरह एक गाइड कर सकते हो आपको, तो देख लेना आपको उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।